बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने उनके पाला बदलने को लेकर के चल रही कयासबाजियों, चर्चाओं और अटकलों पर विराम लगा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बहुप्रतीक्षित जवाब देते हुए कहा कि हम 2 बार गलती इधर उधर से चले गए थे, अब हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी के साथ रहेंगे और बिहार के साथ साथ देश का भी विकास करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चल रहे पाला बदलने की अटकलों पर विराम लग गया है। जहां पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आप पत्रकार हैं, एक एक बतवा जानिए ना। पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, जब हम लोग किए जीविका दीदी का कहना हम लोग शुरू किए तो फिर हम लोग देखे ना कितना बढ़िया बोलती है ये महिला। हम जीविका दिए तो केंद्र ने आजीविका दिया। जहां इन लोगों को कोई भी जरूरत है तो फिर सहायता दी जाती है। हम जब शुरू किए हैं इन लोगों को हम लोग दिए हैं। दोस्तों बिहार में साइबर फ्रॉड का अब तक का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बिहार में 1000 से अधिक बैंक खाते ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी के पैसे जमा करने और फिर निकालने के लिए किया गया। इन खातों में लाखों रुपए का लेन देन हुआ है और अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इन खातों के असली मालिक कौन है और उनका इस अपराध से क्या संबंध है। जांच के दौरान सामने आया है कि इन खातों का इस्तेमाल केवल पैसे जमा करने और फिर निकालने के लिए किया गया। साइबर अपराधियों ने बड़ी चालाकी से इन खातों को फ्रॉड के लिए उपयोग किया है, इस्तेमाल किया है, जिससे आम लोगों की मेहनत की कमाई को लूटा गया है। यह मामला बिहार में साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को उजागर करता है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू का कहना है कि अब इन खातों के मालिकों की पहचान करके उनके साइबर फ्रॉड से संबंधित की जांच की जाएगी। यह भी जांचा जा रहा है कि क्या ये लोग खुद इस अपराध में शामिल थे या फिर उनके खाते का उपयोग धोखे से किया गया। सोचिए आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि यह मामला केवल पैसों की चोरी का नहीं है बल्कि हमारी सुरक्षा और वित्तीय व्यवस्था की गहरी चोट है, यानी कि पैसे की। एजेंसियों को मिले सबूत बताते हैं कि बिहार में साइबर अपराधियों का ये नेटवर्क कितना मजबूत और संगठित है। ये मामला न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है बल्कि आम जनता के विश्वास को भी हिला रहा है। ये केवल आंकड़ों का खेल नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति की मेहनत की कहानी है जो अपने परिवार और भविष्य के लिए बचत करता है। ये घटना बताती है कि साइबर अपराध का खतरा अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि छोटे शहरों और फिर गांवों तक भी पहुंच चुका है। दोस्तों बिहार में अब जमीन और फिर मकान खरीद बिक्री को लेकर के अब नए निर्देश जारी किए गए हैं। जहां अब प्रोजेक्ट के नाम पर ग्राहकों से रुपए लेकर के बिल्डर अब भाग नहीं सकेंगे। इतना ही नहीं, भागने की स्थिति में प्रमोटर और फिर उनके सहयोगियों की चल अचल संपत्ति नीलाम करके ग्राहकों को उनकी राशि लौटाई जाएगी। आवंटियों के हितों का ध्यान रखते हुए बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा ने प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के वक्त ही बिल्डरों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है। अब बिल्डरों को यह ब्यौरा शपथ पत्र के माध्यम से देना होगा। प्राधिकरण ने कहा है कि रेरा अधिनियम के तहत प्रमोटर किसी प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन वक्त ही अपनी कंपनी से जुड़े हुए सभी निदेशक, पार्टनर्स या फिर प्रमोटर्स की जानकारी देंगे। इसके साथ ही निर्धारित फॉर्मेट में शपथ पत्र के माध्यम से अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा भी जमा किया जाएगा। इसमें उनको बताना होगा कि किस राज्य, जिला, अंचल या फिर गाँव में उनकी अचल संपत्ति है, जब प्रॉपर्टी का मौजा, खाता और फिर प्लॉट नंबर और क्षेत्रफल क्या है, संपत्ति का अनुमानित मूल्य या फिर MVR भी बताना होगा। दोस्तों बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रशांत किशोर के आमरण अनशन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे नौटंकी करार देते हुए कहा कि जहां पर प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे हैं वहां लाखों रुपए का वेनिटी वैन खड़ा है जो एक राजनीतिक दिखावा है। मंगल पांडे ने कहा कि मैंने भी सुना है कि उनका वेनिटी वैन वहां खड़ा है। मैंने 35 सालों तक राजनीति की है, आज तक किसी धरना प्रदर्शन में लाखों रुपए का वेनिटी वैन नहीं देखा। ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ नौटंकी है। जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लालू प्रसाद यादव द्वारा
नीतीश कुमार को ऑफर दिए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। जब सरकार मजबूती से चल रही है और फिर चलती रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि इन लोगों ने बिहार को नुकसान पहुंचाया है और ये नीतीश कुमार को ही पता है कि कैसे लालू परिवार ने बिहार का नुकसान किया। प्रशांत किशोर जो कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में गांधी मैदान में आमरण अनशन पर है, जब उन्होंने चौथे दिन में भी अपने अनशन को जारी रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव को लगता है कि उनके नेतृत्व से कुछ बदल सकता है तो फिर वे उनका स्वागत करेंगे। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि उनके अनशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा तो वे हटने को तैयार हैं, लेकिन छात्रों के हित में ये किसी भी कदम उनके उठाने को तैयार हैं। जब वहीं पर ये मामला केवल एक अनशन का नहीं है बल्कि बिहार के भविष्य और फिर छात्रों के अधिकारों का सवाल है। दोस्तों, प्रयागराज में यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में होने वाले महाकुंभ के दौरान दहशतगर्द हमले की धमकी देने के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। धमकी देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र निकला है। पुलिस ने उसे बिहार के पूर्णिया जिले से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया है कि छात्र ने अपने दोस्त को फंसाने के लिए फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था और उस पर धमकी भरा पोस्ट किया। इस छात्र का नाम आयुष कुमार जायसवाल है, जो कि उनके पड़ोस में रह रहे एक मुस्लिम युवक को फंसाने के लिए साजिश रची थी। इस पोस्ट में महाकुंभ के दौरान दहशतगर्द हमले की बात कही गई थी, जिसमें 1000 लोगों को मारने की धमकी दी गई थी। ये धमकी भरा पोस्ट आयुष कुमार जायसवाल द्वारा एक मुस्लिम युवक के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाया और उसी में यह पोस्ट किया। 31 दिसंबर को धमकी की जानकारी मिलने के बाद एक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेला पुलिस ने साइबर अपराध ब्रांच के साथ मिलकर के जांच शुरू की। 3 अलग अलग टीमें बना करके जांच में जुटी पुलिस ने IP एड्रेस ट्रेस करके ये पता लगाया है कि धमकी भरा पोस्ट बिहार के पूर्णिया जिले से किया गया है, जिसका नाम आयुष कुमार जायसवाल है। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संवाद यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने मोतिहारी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा है कि 20 साल में जितना काम नहीं किया गया है उससे ज्यादा काम हमने 17 महीने की सरकार में किया है। मैंने IT स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम किया है, जहाँ हमारी सरकार में टोला सेवकों के से लेकर के तालीमी मरकज हो या फिर विकास मित्र सबका वेतन बढ़ाया है। इन लोगों ने जो सोचा नहीं था वह काम हमारी सरकार ने किया है। हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाने का काम किया, शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दिलाया। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी 17 महीने की सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है, खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम किया है। हमारी 17 महीने की सरकार में लोगों के चेहरे पर खुशी थी। आज बिहार में लाठी डंडे की सरकार है, नौजवान निराश है। जब रोज पेपर लीक का मामला सामने आता है, निर्दोष छात्रों को बेरहमी से पीटा जा रहा है। वहीं पर CM नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री जो प्रगति यात्रा पर निकले हैं वे अधिकारियों को लूट की छूट यात्रा, ये अधिकारियों की लूट की छूट यात्रा है। बिहार में अधिकारी लूट रहे हैं और फिर मुख्यमंत्री मुख्य दर्शक बनकर के सब कुछ देख रहे हैं। ये मुख्यमंत्री की ये प्रगति यात्रा नहीं बल्कि बिहार की दुर्गति यात्रा है। जब अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हैं, न किसी से संवाद करते हैं और न ही किसी अधिकारी से बात करते हैं। जो हर एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप्पी लगाए हैं। जो छात्रों को लाठी डंडे से पीटा जा रहा है, लेकिन ये नौजवानों का खोज खबर नहीं रखते हैं। दोस्तों, 4 करोड़ रुपए की गाड़ी, 25 लाख रुपए का रोज किराया, 5 स्टार होटल वाली सुविधा, अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की वेनिटी वेन देख करके सबकी आंखें फटे की फटी रह गई है। अब इस पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन अब इन सवाल पर प्रशांत किशोर भड़क गए हैं। आपको बता दूं कि BPSC अभ्यर्थियों के साथ गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर के साथ खरी करोड़ों रुपए की वेनिटी वेन पर विवाद खड़ा हो गया है। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर परीक्षा को मुद्दा बना करके पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे, जहाँ उनके आमरण अनशन पर ही करोड़ों रुपए की लग्जरी वेनिटी वेन खड़ी है, जिसमें वे आराम करने और फिर बाथरूम आदि के लिए जाते हैं। बॉलीवुड स्टार्स की तरह ही मिलने वाली सुविधा वेनिटी वेन को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने सुविधा भोगी और फिर छात्रों को आंदोलन को दिग्भ्रमित करने वाला बताया है। जब बिहार की प्रमुख विपक्षी दल राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि BPSC परीक्षार्थियों के आंदोलन को प्रशांत किशोर दूसरी दिशा में भटका रहे हैं। अहमद ने आरोप लगाया है कि लग्जरी सुविधाओं वाली वेनिटी वेन का उपयोग कर रहे हैं। इस वेनिटी वेन का रोजाना खर्च 25 लाख रुपए है। एजाज अहमद ने कहा है कि प्रशांत किशोर जन आंदोलन करने वाले नहीं बल्कि सुविधा भोगी है। जहाँ सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रशांत किशोर वेनिटी वेन से बाहर निकल करके अनशन स्थल पर जा रहे हैं। वहीं पर सैकड़ों लोग उनकी लग्जरी वेनिटी वेन को निहार रहे हैं। वेनिटी वेन के पास कोई ना जा सके, इसके लिए सुरक्षा कर्मी भी वीडियो में तैनात दिख रहे हैं। या कई लोग वेनिटी वेन की तस्वीर खींचते हैं या फिर वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं।
दोस्तों, महाराष्ट्र के एनसीपी शरद पवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के जाने से केंद्र की सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब पाटिल ने कहा है कि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है, अगर इन 12 सांसदों का समर्थन हटा दिया जाए तब भी केंद्र की सरकार अल्पत में नहीं आएगी। मौजूदा परिस्थिति में मुझे कोई भी असर भी नजर नहीं आते हैं। अगर और भी कुछ घटक दल जिनकी संख्या ज्यादा सांसदों की है वो अगर बाहर निकलते हैं तो सरकार से तभी कुछ हो सकता है और फिर सरकार अल्पमत में आ सकती है। जयंत पाटिल का ये बयान उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के बयान के बाद आया है। दरअसल संजय राउत ने दावा किया है कि बीजेपी नीतीश कुमार के 10 सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए नीतीश कुमार परेशान है। मुझे संदेह है कि ये एनडीए में रहेंगे। अगर नीतीश कुमार अलग फैसला लेती है तो फिर केंद्र की मोदी सरकार अल्पमत में आ सकती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार कहीं फिर से इधर उधर ना जाए, जब मतलब एनडीए का साथ छोड़ ना दे। जब कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में नेतृत्व परिवर्तन के संकेत दिए थे, इसके बाद से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था। अमित शाह के इस बयान के बाद जेडीयू ने ट्वीट करके कहा था कि क्यों करे विचार जब है ही नीतीश कुमार। इस पोस्ट के कई मायने निकाले गए हैं। कहा जाने लगा है कि बिहार में बजट सत्र के बाद बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जब लोगों को एक झटका तब लगा जब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दे दिया। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए राजद का दरवाजा खुला है, या नीतीश कुमार साथ में आए और फिर काम करें। इसके बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गई। हालांकि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के इस ऑफर को सिरे से नकार दिया, ठुकरा दिया। दोस्तों, बिहार में मौसम की बेरुखी से आम जन परेशान है। ठंड का सितम ऐसा है कि लोग रात क्या दिन में भी कांप रहे हैं। हालांकि 4 दिनों के बाद धूप का दर्शन तो हुए, पर पूर्वी सर्द हवा ने कनकनी बढ़ा रखी है। लगातार दूसरे दिन बिहार मौसम सेवा केंद्र के मुताबिक गया का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा। जब वैसे IMD के मुताबिक न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री और फिर अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जहाँ सुबह और फिर शाम की आर्द्रता 90% रही। बदली छतनी से कनकनी और बढ़ गई। हालांकि शाम से ही घना कोहरा छाया गया। जब देर रात तापमान और नीचे जाने से आधी रात के बाद सर्दी और बढ़ गई। यहाँ ठंड के सितम को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी अंचलों में अलाव और फिर कंबल का वितरण किया है। यहाँ अंचल क्षेत्र में अलाव जला रहे हैं। दिन में कपकपी की वजह से बाजार में चहल पहल देखी गई है। कड़ाके की ठंडी को देखते हुए गया के डीएम डॉक्टर त्यागरंजन SM ने जिले के सभी प्री स्कूल, सरकारी और फिर निजी विद्यालय में पहली कक्षा से 5वीं तक और फिर सभी आंगनबाड़ी केंद्र में भी 4 जनवरी से 8 जनवरी तक पठन पाठन बंद करने का आदेश दिया है। इसके अलावा क्लास 5 से ऊपर के बच्चों के लिए कोचिंग संस्थान और निजी तथा सरकारी विद्यालय सुबह 9:30 बजे के बाद पठन पाठन शुरू करने और फिर शाम 4 बजे से पहले पठन पाठन समाप्त करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, बिहार में कड़ाके की ठंड जारी है। कल भी ठंड के कारण बिहार के सारण, नालंदा और शेखपुरा जिले में 28 स्कूली छात्राएं और एक शिक्षिका बेहोश हो गई। जैसे शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुटौट में दौड़ प्रतियोगिता के दौरान 12 बच्चियां बेहोश हो गई। इसी बीच शिक्षिका शिल्पी कुमारी भी बेहोश होकर के गिर पड़ी। सभी को रेफरल अस्पताल बरबीघा के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, भर्ती कराया गया। नालंदा जिले के अंकरगढ़ सराय के उच्च माध्यमिक विद्यालय जमुआ में मशाल प्रतियोगिता के दौरान 4 छात्राएं बेहोश हो गई। इनका इलाज एंकर सराय अस्पताल में चल रहा है। छपरा के मांझी प्रखंड क्षेत्र के कलान उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मशाल प्रतियोगिता के दौरान 12 छात्राएं शीतलहर की चपेट में आकर के बेहोश हो गई। इलाज के बाद 11 छात्राओं को घर भेज दिया गया। 8वीं कक्षा की एक छात्रा का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य एकमा में चल रहा है। दोस्तों, कैंसर एक नहीं बल्कि कई तरह के होते हैं, जिनमें से एक फेफड़े के कैंसर भी है, जिसका सही समय पर इलाज होने पर लोगों की जान जाने का भी खतरा रहता है। कैंसर रिसर्च यूके के आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 34,800 लोगों की जान इसी बीमारी के कारण होती है, जो कैंसर से जुड़ी सभी मौतों का 21% है। फेफड़ों के कैंसर की मृत्यु दर का कारण अक्सर इसके संकेत देर से पता लगाना होता है। इस बीमारी के शुरुआती चरणों में शायद ही कोई लक्षण दिखाई देता है, इसलिए अक्सर लोगों को इस बीमारी का पता नहीं चलता है। आइए हम आपको इसकी बीमारी के कुछ ऐसे संकेत है जो नजर आते हैं और इसके बारे में बताते हैं। दरअसल पहला संकेत है फिंगर क्लबिंग, एक ऐसी बीमारी जो कि आमतौर पर दोनों हाथों की उंगलियों को प्रभावित करती है और धीरे धीरे विकसित होती दिखती है। इस दौरान नाखून का आधार पहले नरम हो सकता है और आसपास की त्वचा लाल हो सकती है। नाखून के तल और फिर क्यूटिकल के ठीक नीचे के त्वचा की
तह के बीच का कोर बढ़ सकता है, जिससे नाखून सामान्य से अधिक मुड़ जाता है। यह कैंसर रिसर्च यूके के अनुसार उंगलियों के बीच क्लबिंग होने में आमतौर पर सालों लग जाते हैं, लेकिन फेफड़ों के फोड़े जैसे कुछ स्थितियों में ये तेजी से हो सकता है। वहीं पर फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित कुछ लोगों को उंगलियों और फिर नाखूनों में सूजन के साथ साथ जोड़ों में दर्द और सूजन फील हो सकती है। इस स्थिति को ऑर्थोपैथी के रूप में जाना जाता है। HPOA का एक लक्षण उंगलियों के आपस में चिपक जाना है, साथ ही उंगलियों और फिर कलाइयों में सूजन भी हो सकती है। जैसे कि कैंसर रिसर्च यूके बताता है कि हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थोपेंट्री एक ऐसी स्थिति है जो कि फेफड़ों के कैंसर से जुड़े हुए कुछ लोगों को प्रभावित कर सकती है। अब फेफड़ों से जुड़े हुए कैंसर के कुछ संकेत और भी आपको बता रहे हैं, जैसे कि सांस लेने में परेशानी, लगातार खांसी रहना, वजन कम होना, थकान फील होना, सीने में दर्द या फिर बेचैनी होना, खांसी के दौरान खून का आना, चेहरे में सूजन रहना, भूख का कम लगना, गर्दन की नसों में सूजन होना। अब फेफड़ों के कैंसर से बचाव के बारे में अगर बात की जाए तो फेफड़ों में कैंसर से बचने के लिए धूम्रपान से परहेज करना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 10 साल तक धूम्रपान करने के बाद फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा आप इस कैंसर से बचने के लिए समय समय पर टेस्ट करवाते रहें और डॉक्टर की सलाह लेते रहें। दोस्तों, सीमेंट लगता है कि सस्ता हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट पर इस वक्त 28% GST लागू है और इस पर सीमेंट इंडस्ट्री का कहना है कि सीमेंट पर GST बहुत अधिक है, इसे कम किया जाना चाहिए। JK लक्ष्मी सीमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि सरकार को सीमेंट पर GST 28% से घटा करके 18% करना चाहिए। साथ ही इसके कंजप्शन को बढ़ावा देने के लिए अगले बजट में कुछ पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। एक न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत करते हुए JK लक्ष्मी सीमेंट के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर अरुण शुक्ला ने कहा कि देश में सीमेंट की बढ़ती डिमांड को देखते हुए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। आने वाले समय में सीमेंट की डिमांड औसत 7 से 8% की दर से बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सीमेंट पर GST घटाना हमारा एक सपना और एक इच्छा दोनों है। जब बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 की मीटिंग में जब ये पूछा गया कि आगामी बजट देश की इंडस्ट्री को क्या उम्मीद है, इस पर अरुण शुक्ला ने कहा कि हमारे देश में सबसे अधिक सीमेंट पर 28% GST लगता है, इसे घटा करके 18% करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सीमेंट में भी एक जरूरी कंपोनेंट है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में सीमेंट जरूरी है, जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। अरुण शुक्ला ने कहा कि ग्रोथ के लिए अगर सीमेंट जरूरी है तो ये सोचना चाहिए कि हम इसकी खपत को कैसे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सीमेंट कंक्रीट की सड़कें लंबे समय तक चलती है और बिटुमेन सड़कों के मुकाबले इन्हें बनाने में खर्च में भी कम लगता है। इसीलिए मेरी ये इच्छा है कि सीमेंट की खपत को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके अपनाए जाए या फिर कुछ नीतियां बनाई जाए। JK लक्ष्मी सीमेंट की एनुअल कैपेसिटी 18 मिलियन टन है और अरुण शुक्ला साल 2023 तक इसे बढ़ा करके 30 मिलियन टन करना चाहते हैं। JK ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा JK लक्ष्मी सीमेंट बिहार के मधुबनी जिले में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। दोस्तों, बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकल करके एक बाघ रामनगर शहर के पास जा पहुंचा, जहां और अलग अलग इलाकों में इसकी चहलकदमी देखी गई है। जहां रविवार को बखनपुर के पास देखा गया है, जहां रिहायशी इलाकों में बाघ के घुसने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जब वन विभाग की टीम ने बताया है कि पगमार्क के आधार पर बाघ की तलाशी की जा रही है। 2 अलग अलग टीमें बाघ को तलाश कर रही है। उधर बाघ के आने की खबर से इलाके के लोगों में खौफ का माहौल है और हमले के डर से सहमे हुए हैं। लोगों में खौफ इस कदर हो गया है कि डर से वे खेतों की तरफ भी नहीं जा पा रहे हैं। वन विभाग की टीम ने संभावना जताई है कि बाघ रघिया वन क्षेत्र से निकल करके मसान नदी के रास्ते शहर के करीब पहुंच गया है। दोस्तों, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर खूब बरस पड़े। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को महसूस हो गया है कि वे चुनाव हारने जा रहे हैं। हार के डर से वे नीतीश कुमार के आगे घुटने टेक रहे हैं। आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह हर मुद्दे पर विभागीय तरीके से बोलते हैं। ज्यादातर वे हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर बोलते हैं, पाकिस्तान के मुद्दे पर बोलते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि बिहार में अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो CM कौन बनेगा,
तो इसका जवाब गिरिराज सिंह ने नहीं दिया है। वे चुपचाप चले गए, इस पर कुछ नहीं बोले हैं। गिरिराज सिंह ने एक बार भी नहीं कहा है कि क्या बात है, नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे। ये भी नहीं कहा कि चुनाव बाद सोचेंगे, जब कुछ नहीं कहा। मतलब एकदम बिल्कुल साफ है कि अब भी बीजेपी का स्टैंड साफ नहीं है कि बिहार में सीएम कौन होगा, जदयू से होगा या फिर बीजेपी से होगा, नीतीश कुमार होंगे या फिर बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दो कि बीजेपी एक अनुशासनिक पार्टी कहा जाता है। यही वजह है कि अगर बीजेपी में एक बार कोई भी फैसला हो जाता है तो फिर सारे नेता उसी लाइन को दोहराते हुए नजर आते हैं। लेकिन बिहार में सीएम के सवाल पर हर बीजेपी नेता का अलग अलग स्टैंड है। गिरिराज सिंह कुछ बोले बिना ही चले गए, निकल गए। दोस्तों, अजमेर दरगाह पर चल रहे उर्स के दौरान रविवार यानी कि 5 जनवरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई गई है। राजनाथ सिंह की ओर से दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मनोवर खान ने चादर पेश की है। वहीं पर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भेजा गया संदेश भी पढ़ा है। हालांकि राजनाथ सिंह ने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भाईचारे का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि उर्स में सभी धर्म और संप्रदाय के लोग श्रद्धा भाव से भाग लेते हैं। इससे पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर चढ़ाई। जब अपनी यात्रा के दौरान रिजिजू ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मानवता, प्रेम और एकता के मूल्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री का एक संदेश पढ़ा है। वहीं पर पीएम के संदेश में संत की शिक्षाओं के टिकाऊ प्रभाव और फिर समाज में सद्भाव को बढ़ावा देने में उनका योगदान पर प्रकाश डाला है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश में इस शुभ अवसर पर दुनिया भर के श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन कल्याण के प्रति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समर्पण करके तारीफ की है। मोदी ने जन कल्याण के प्रति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समर्पण की सराहना की और उनकी शिक्षाओं को भावी पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बताया है। दोस्तों, चीन में एक वायरस काफी तेजी के साथ फैल रही है। कोरोना वायरस जैसे कि चीन से ही फैली है, लेकिन अब एक और वायरस जो कि चीन से फैल रही है और ये कोरोना से भी ज्यादा घातक है। जैसे चीन में ये इस वायरस का नाम है ह्यूमन मेटानियोमो वायरस यानी कि HMPV। इसका प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते कई राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इस वायरस को कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है और इसने एक बार फिर से मास्क पहनने का दौर ला दिया है। चीन में बिगड़ते हालातों ने देश को घेर लिया है, जहां हजारों लोग वायरस के चपेट में आ गए हैं। बुजुर्गों और फिर बच्चों में संक्रमण की गति तेजी से बढ़ रही है, जिससे अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। विशेष रूप से चाइल्ड वार्ड में सबसे अधिक मरीज दर्ज किए जा रहे हैं। यह उत्तरी चीन में वायरस का प्रसार तेजी से हो रहा है और एयरपोर्ट पर भारी भीड़ उमड़ रही है। दोस्तों, बिहार में काफी ज्यादा ठंड है और इस ठंड में काफी ऐसी बीमारी है जो कि तेजी के साथ बढ़ रही है और इसको अगर आप भूल कर भी कुछ गलती कर जाते हैं तो आपको ये अपने जकड़ में ले लेगी। आपको बता दूं कि जनवरी 2025 शुरू होते ही बिहार में सर्द हवाओं ने ठंड के साथ कनकनी भी बढ़ा दी है। ऐसे में ठंड बढ़ते ही अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई है। जानकारी के मुताबिक पटना मेडिकल कॉलेज यानी कि PMCH और IGMS और फिर IGIC में पिछले 8 दिनों से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। आपको बता दूं कि IGIC में रोजाना लगभग 500 मरीज आ रहे हैं। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर ने बताया है कि हार्ट अटैक, छाती में दर्द और फिर सांस फूलने से संबंधित मरीज अधिक आ रहे हैं। वहीं पर PMCH में ऐसे मरीजों की संख्या में 20 से 25% की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि IGIMS में मरीजों से इमरजेंसी वार्ड फुल हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड के मौसम में हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है ठंड के मौसम में धमनियां सिकुड़ जाती है, जिससे दिल तक ऑक्सीजन और फिर पोषक तत्वों का प्रभाव कम हो जाता है। इस वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। वहीं पर डॉक्टर सलाह दी है कि अगर सीने में दर्द या फिर बेचैनी, बाहों, गर्दन, जबड़े या फिर पेट में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर, उल्टी, ठंड, पसीना आने के लक्षण दिखे तो फिर तुरंत डॉक्टरों से सलाह लें। दोस्तों, बिहार के सरकारी विद्यालयों में 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की राशि इसी माह मिलेगी। लाभुकों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल और फिर मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की राशि भेजी जाएगी। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इस महीने के दूसरे सप्ताह तक छात्र छात्राओं के खाते में राशि का भुगतान होना शुरू हो जाएगा। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जिन छात्रों का आधार कार्ड नहीं बन पाया है और वे वास्तविक रूप से सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं,
उन्हें भी संबंधित योजनाओं का लाभ मिलेगा। दोहरे नामांकन वाले छात्रों को रोजाना का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री छात्र छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, साइकिल योजना और मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की राशि को भुगतान को लेकर के वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था, जब उसे स्वीकृति मिल गई है। इसके बाद अब जल्द ही छात्रों के खाते में राशि का भुगतान होना शुरू हो जाएगा। इस माह के दूसरे सप्ताह से लाभुकों को राशि भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए करीब 4000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। छात्र छात्राओं के 75% तक की उपस्थिति के आधार पर लाभुकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसमें 71,863 प्रारंभिक और फिर 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी शामिल हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फिर से पलटी मारने वाली खबरों ने जोर पकड़ा है, सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ने सामने से आकर के अफवाह पर विराम लगाने का काम किया है, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर चुटकी लेने का काम किया है। एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार की हालात तो ऐसी हो चुकी है कि अगर अब उन्हें कोई भी राजनीतिक बयान भी देना होता है तो फिर वो उसे प्रेस रिलीज के माध्यम से जारी करते हैं। वे तो पूरी तरीके से हाईजैक हो चुके हैं। सिर्फ दो चार ऐसे लोग हैं जो दिल्ली और पटना में रह करके सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री अब अपने होश में नहीं है, वे कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं बचे हैं। वे थक चुके हैं, अपने साथ लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लालू जी का तो अपना अंदाज है, जब उन्होंने किसी को कोई भी ऑफर नहीं दिया है। अब जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि नीतीश कुमार उनके छोटे भाई जैसे हैं, और अगर वे चाहे तो फिर दोनों पार्टी फिर से साथ आ सकती है। उनके बयान की अहमियत इसलिए ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तो फिर उनकी मुलाकात ना तो प्रधानमंत्री मोदी से हो पाई थी और ना जेपी नड्डा के साथ उनकी बातचीत हुई थी। इस वजह से ऐसी अटकलें चल पड़ी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय नाराज चल रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने अटकलों पर विराम लगा दिया है और तेजस्वी यादव ने भी अपना स्टैंड एकदम साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों, हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता है, तो आपको भी पता है, जहां आपको हर किस्म की फलों को देखने को मिलेगी। आज के समय में किसान अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह की खेती कर रहे हैं, जिसमें इस समय किसानों के लिए आलू की खेती वरदान बनकर के साबित हो रही है। यदि आपने आलू की खेती की है तो फिर समय सर्द हवाओं से बचाने के लिए कुछ उपाय करना जरूरी है। जब पहले तो आलू की खेती उस समय करें जब सर्दी ज्यादा ना हो और शीतलहर का असर इसमें ना हो। शुष्क मौसम फसलों पर कहर बन करके टूटता है। आलू की फसल पर पाला ना पड़े, इसके लिए आप मौसम के अनुसार ही इसमें सिंचाई करें। आलू की फसल में सिंचाई रात को नहीं बल्कि दिन के समय जरूरी करनी चाहिए। आलू में समय समय पर निदाई गुड़ाई करके यूरिया डालें और फिर उस पर मेड़ चरा दें, जहाँ उसे उसकी कंद बनने में सहूलियत मिले। इससे फसल पाला से तो बचेगी ही और आलू का उत्पादन भी बम्पर होगा। दोस्तों, चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर देती है। इसे ही राजनीतिक भाषा में फ्रीबीज या फिर रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। देश में अक्सर देखा गया है कि चुनाव आते ही केंद्र से लेकर के राज्य सरकारें फ्रीबीज का ऐलान करती है। वहीं पर हाल ही में बिहार सरकार ने ऐसा कुछ ऐलान कर दिया है। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को साल की शुरुआत में ही नीतीश कुमार ने बड़ी राहत दी है। अब बिहार में 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली सस्ती मिलेगी। इससे बिहार के 2,07,00,000 उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। जब बिहार सरकार के इस फैसले को लोग चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं। बिजली बिल को सस्ता करने के पीछे सरकार का मानना है कि ये सस्ती बिजली दर करने का मुख्य कारण बिजली के संरचना में सुधार है। आपको बता दो कि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना भी है। ऐसे में अब ये फैसला सरकार के द्वारा जो लिया गया है, इस पर आप भी अपना फैसला दीजिए कि क्या ये सीएम नीतीश कुमार का राजनीतिक हथकंडा है या फिर सच में लोगों को रियायत दे रहे हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर ट्वीट करते हुए खेसारी लाल यादव ने #BPSC प्रोटेस्ट और #BPSC के साथ पोस्ट करते हुए लिखा कि ना जात हूँ ना पात हूँ, मैं बिहार की हमारे उज्जवल भविष्य के साथ हूँ। आप जहाँ खोजिएगा वहाँ आपको खेसारी आपकी आवाज़ बन करके खड़ा मिलेगा। मैं ना नौकरी दे सकता हूँ, न घर में अनाज पहुँचा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने क्षमता अनुसार हर उस ममता और फिर अपने भाइयों का आवाज जरूर बन सकता हूँ। हम दूसरे राज्यों में होते हैं तो फिर हम बिहारी होते हैं, लेकिन जब अपने घर बिहार में आते हैं तो फिर जात पात की दीवारें हमें अलग तलग कर देती है। इसका राजनीतिकरण होने से बचिए और बचाइए। बात बिहार के आने वाले
कल की है। मैं एक अनपढ़ होकर के जाग गया, पर मेरा सवाल उन सबों से है जो पढ़े लिखे हैं, वो कब जागेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर के बिहार को उन्नति की ओर ले जाएं। भगाओ भागो मत। जब खेसारी लाल यादव ने जब एक्स पर ये पोस्ट किया तो फिर बीपीएससी छात्र छात्राओं ने जवाब में उन्हें शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि उन्हें गांधी मैदान आने का आमंत्रण भी दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या खेसारी लाल यादव जनसुराज के सर प्रमुख प्रशांत किशोर के गांधी मैदान में चल रहे आमरण अनशन और फिर आंदोलन में शामिल होते हैं और क्या इससे उनके जनसुराज में आने या फिर प्रशांत किशोर के करीब आने का संकेत मिलता है, ये सवाल है। दोस्तों, जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर के आंदोलन को लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का विवादित बयान सामने आया है। गोपाल मंडल ने कहा है कि बिहार में बहुत मरता है, एक आदमी धरना में मर जाएगा तो फिर क्या हो जाए। बीपीएससी पीटी री एग्जाम समेत 5 मांगों को लेकर के प्रशांत किशोर 2 जनवरी की शाम से पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी शामिल है। अब उनके अनशन पर विरोधी जम करके हमला कर रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी शामिल है। बीजेपी और जेडीयू के कई नेताओं के बयान भी आ चुके हैं। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को छात्रों का नेतृत्व करने का भी आमंत्रण दिया है। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक गोपाल मंडल अपने विवादित बयान और अजीबोगरीब हरकतों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने प्रशांत किशोर के मरने की बात कही है। जब पत्रकारों से बातचीत करते हुए गोपाल मंडल ने कहा है कि प्रशांत किशोर नेता नहीं है बल्कि एक प्रचारक है, एक व्यापार है। जब कभी नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करते थे तो वह भी नीतीश कुमार के लिए जो पैसे देता है उसके लिए चुनाव प्रचार करते हैं। ममता बनर्जी के लिए भी प्रचार किया है, अब नेता बनने आए हैं। विधानसभा उपचुनाव में औकात देख चुके हैं, अपने औकात देख चुके हैं। गोपाल मंडल ने प्रशांत किशोर पर छात्रों को भड़काने का भी आरोप लगाया है। धरना देने से क्या होने वाला है ऐसे लोगों के लिए। दोस्तों, बिहार के बांका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बांका जिले में स्थित संजय गांधी उच्च विद्यालय विश्वासपुर के विशिष्ट शिक्षक हसन रजा को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया। उन पर विद्यालय की गतिविधियों में रुचि नहीं लेने, भारत माता की जय बोलने का विरोध करने और फिर तरह तरह की टीका टिप्पणी करने का आरोप, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दरअसल हमेशा विवादों से घिरे रहने वाले अमरपुर के संजय गांधी उच्च विद्यालय विश्वासपुर के विशिष्ट शिक्षक हसन रजा को शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय चांदन बीआरसी निर्धारित किया गया है। उनके विरुद्ध विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत विभागीय कार्रवाई भी शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने उनके विरुद्ध कार्रवाई का पत्र जारी कर दिया है। हसन रजा पर लगातार विद्यालय की गतिविधियों में रुचि नहीं लेने का भी आरोप था, जब वे भारत माता की जय बोलने का भी विरोध करते थे। हसन रजा के अलावा विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजीव कुमार से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा 4 जनवरी को कराए गए री एग्जाम को लेकर के जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया सामने आई है। जो एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा है कि दोबारा परीक्षा आयोजित करके सरकार ने कानूनी तौर पर स्वीकार किया है कि छात्रों के एक निश्चित अनुपात के साथ परीक्षा में अनियमितता हुई, तभी 7-8 हजार छात्रों ने री एग्जाम दिया है। जितने छात्रों के री एग्जाम देने की बात कही जा रही है उससे आधे अभ्यर्थियों ने ही एग्जाम दिया है। इससे साबित होता है कि छात्रों का बीपीएससी की व्यवस्था पर इतना भरोसा नहीं है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि यह प्रमाणित हो गया है कि एक ही पद के लिए 2 अलग अलग एग्जाम हुए हैं, जिसमें 2 अलग अलग तरीके से प्रश्न पत्र आए। वहीं पर एनआई से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर से पूछा गया है कि सरकार मामले को लेकर के झुकती नहीं दिख रही है। इस पर उन्होंने कहा है कि जिसे पिछले 20 साल से लोगों की बात नहीं सुनने की आदत है, वे 4 दिन में लोगों के सामने कैसे झुकेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि सरकार की असंवेदनशीलता और फिर उनका अहंकार और भ्रम है कि बिहार की जनता खड़ी नहीं होगी, चाहे उसके साथ कितना अन्याय हो जाए। जनता अपने और फिर अपने बच्चों के लिए खड़ी नहीं होगी। जब चुनाव होगा तो फिर लोग जातियों में बढ़ जाएंगे और फिर धर्म के नाम पर वोट दे देंगे, इसलिए सरकार जनता की चिंता नहीं कर रही। वहीं पर जब प्रशांत किशोर से पूछा गया है कि आपके आगे की क्या रणनीति है, इस पर उन्होंने कहा है कि कोई भी रणनीति नहीं है, बस बैठे रहना है और फिर चाहे जो करना पड़े। जब तक बिहार के लोग जागेंगे नहीं, सुधार होगा नहीं। लोगों को ये समझना होगा कि जनबल के आगे कोई भी बल नहीं है, लेकिन जनबल तब होगा जब आप घर से निकलेंगे और अपने बच्चों के लिए खड़े होंगे, वरना 5 साल बैठ करके रोते रहिए। बच्चों के पेपर लीक होते रहेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, भ्रष्टाचार होगा। आप यानी कि जनता उन्हीं नेताओं को जाति धर्म और फिर 5 किलो अनाज के नाम पर वोट देते रहिए, तो फिर इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे आप। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि दोनों बाप बेटे महागठबंधन में छक्का पंजा खेल रहे हैं और नीतीश कुमार के जवाब ने उनके मुंह पर करारा जवाब
तमाचा मारा। जब गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि बिहार की जनता अब कभी भी इन लोगों को सत्ता में आने नहीं देगी। उन्होंने कहा है कि लोगों को अब जंगल राज वापस नहीं चाहिए, इसमें लूट मारपीट और फिर अपराध की घटनाएं होती थी। उन्होंने वहां कहा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने हार मान ली है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार का जवाब इस समय में इन दोनों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। तो इस बात को दर्शाता है कि बिहार में इनकी राजनीति का कोई भी भविष्य नहीं है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव हार के डर से नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक रहे हैं। जब प्रशांत किशोर की आमरण अनशन और फिर उनकी वैनिटी वैन के बारे में पूछा गया तो फिर गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर को आमरण अनशन करने दिया जाए, जनता सबको जवाब देगी। 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर गिरिराज सिंह ने चुप्पी साधते हुए इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया है। दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के अब ये मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक याचिका में बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिले के एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। याचिका में व्यापक धांधली का आरोप लगाया गया है और फिर इसकी जाँच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है और रजिस्ट्री ने मंगलवार 7 जनवरी को सुनवाई के लिए उचित बेंच के सामने लिस्ट करने का भरोसा दिया है। इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के पटना के गांधी मैदान में आवरण अनशन पर बैठे जनसुराज सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में एक नया संगठन युवा सत्याग्रह समिति बनी है। उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए कहा इसमें सभी पार्टी और फिर विचारधारा के छात्र हैं। जब पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर ने कहा कि ये समिति 51 सदस्य है जो कि सिर्फ बीपीएससी से ही नहीं बल्कि बिहार में छात्रों की हर समस्या की लड़ाई लड़ेगी। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 5 जनवरी को जन्म हुआ था, जब वे 3 बार बिहार के डिप्टी सीएम बने थे और साल 2020 में पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा था। आपको बता दूं कि सुशील कुमार मोदी को बिहार भाजपा का संकट मोचक कहा जाता था। सुशील कुमार मोदी का कल 5 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी था, इसलिए आपको ये खबर दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि सुशील कुमार मोदी को बिहार में भाजपा का संकट सबसे बड़ा नेता माना जाता था। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से बताते हैं, इसकी कुछ रोचक बातें हैं जो आपको जानना जरूरी। आपको बता दें कि 5 जनवरी 1952 को सुशील कुमार मोदी का जन्म हुआ था। उन्होंने शुरुआती शिक्षा लेने के बाद पटना यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। फिर पटना यूनिवर्सिटी से ही सुशील कुमार मोदी ने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। साल 1973 में वे पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने थे। जेपी आंदोलन और फिर आपातकाल के दौरान सुशील कुमार मोदी को 5 बार गिरफ्तार किया गया। वहीं पर साल 1974 में एक छात्र आंदोलन में भी उनको गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान वे लगातार 19 महीने तक जेल में रहे थे। आपातकाल हटने के बाद उनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया। सुशील कुमार मोदी ने एबीवीपी में भी कई अहम पदों पर जिम्मेदारियां निभाई थी। साल 2000 में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री बने और झारखंड राज्य की मांग का समर्थन किया। फिर साल 2005 में जब बिहार एनडीए सत्ता में आई तो फिर नीतीश कुमार सीएम बने और फिर भाजपा ने सुशील कुमार मोदी को अपने विधायक दल का नेता बनाया। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण की। वहीं पर साल 2010 जब फिर से एनडीए सरकार बनी तो फिर सुशील कुमार मोदी फिर डिप्टी सीएम बने और फिर वह 2013 तक इस पद पर रहे।